दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, यह हमारी रेलवे आरपीएफ एमसीक्यू की 5वीं सीरीज है। इसमें हम एक बार पुनः आरपीएफ 2018 में पूछे गए जीएस के महत्वपूर्ण सवालों को उनके डिटेल्स के साथ चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं महत्वपूर्ण एमसीक्यू को। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती है। ऑप्शन है चीन, म्यांमार, भूटान, सेशेल्स। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन डी, सेशेल्स से भारत की सीमा नहीं मिलती। आइए अब हम डिटेल्स देखते हैं। भारत की स्थलीय सीमा वह 7 देशों से लगती है। 7 देश कौन कौन से हैं। पहला हुआ बांग्लादेश, दूसरा हो गया म्यांमार, तीसरा हो गया अपने यहाँ पे चाइना, चौथा यहाँ हो गया भूटान, पांचवा हो गया यहाँ पे नेपाल, छठवां यहाँ हो गया अपना अफगानिस्तान और सातवां ये पाकिस्तान। इस तरह टोटल 7 देश है। जबकि सेशेल्स जो है ये अपने अफ्रीका महाद्वीप के पास, यह हिंद महासागर में स्थित एक देश है, यानी यहाँ पर स्थित है। ये हिंद महासागर में स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप के पास है। अब भारत की जो कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 15,106.7 किलोमीटर, यानी कि भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई। स्थल सीमा अर्थात यहाँ पाकिस्तान के यानी अपने गुजरात में, जो पाकिस्तान से इधर गुजरात का कच्छ के रण से शुरू होता है, पाकिस्तान से लगता है ये, और ये सीधे यहाँ से घूमता हुआ अपना ये पूरा जो है ये बंगाल यानी बांग्लादेश। इस तरह टोटल ये 15,106.7 किलोमीटर है। डिटेल्स देखते हैं। भारत के 7 पड़ोसी देश जिनके साथ भारत जो है अपनी सीमा साझा करता है, उनके नाम क्रमशः है। नाम तो हम देख ही लिए हैं। बांग्लादेश है, ओके, बांग्लादेश है, चाइना है, नेपाल, पाकिस्तान हो गया, नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है और अफगानिस्तान है, जिसमें से बांग्लादेश से सर्वाधिक सबसे लंबी सीमा साझा होती है, कितनी, 4,096.7 किलोमीटर। ये अपना बांग्लादेश है। बांग्लादेश से सबसे लंबी सीमा साझा होती है 4,096.7 किलोमीटर की सीमा साझा होती है। ये कुछ सबसे सर्वाधिक की चाइना से कितनी सीमा साझा होती है। चाइना से होती है 3,488 किलोमीटर, यानी यहाँ चाइना में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, इससे लेके फिर यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, देन यहाँ पे उत्तराखंड, उसके बाद यहाँ थोड़ी सिक्किम की सीमा है, उसके बाद यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की सीमा है। लेकिन पाकिस्तान से सीमा साझा होती है 3,323 किलोमीटर की सीमा साझा, जो कि यहाँ गुजरात के कच्छ के रण से शुरू होती है, देन यहाँ राजस्थान, फिर ये पंजाब हो गया, और ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, यहाँ लद्दाख। लेकिन नेपाल की सीमा साझा होती है 1,751 किलोमीटर। तो ये हमारा नेपाल यहाँ है। ये अपना उत्तराखंड की सीमा देने यहाँ उत्तर प्रदेश, और फिर यहाँ बिहार की सीमा देने यहाँ पे पश्चिम बंगाल, और यहाँ थोड़ा सिक्किम की सीमा, इस तरह का है, चार। लेकिन म्यांमार म्यांमार से सीमा साझा होती है 1,643 किलोमीटर की। तो म्यांमार अपना ये यहाँ मिजोरम से सीमा लगती है, देन उसके बाद मणिपुर, देन उसके बाद नागालैंड, और फिर यहाँ अरुणाचल प्रदेश से सीमा लगती है। फिर भूटान भूटान से 699 किलोमीटर की सीमा साझा होती है। भूटान अपना ये यहाँ से सिक्किम की सीमा लगती है, पश्चिम बंगाल, असम और ये अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है, जो कि अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर। सबसे छोटी सीमा अरुणाचल प्रदेश, सॉरी, अफगानिस्तान से सबसे छोटी सीमा भारत की कितनी है, ये यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से सीमा साझा होती है 106 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन है 34वां, 44वां, 32वां या 42वां। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन डी, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। क्योंकि 42वां संविधान संशोधन ये 1976 में लाया गया था, इसलिए इसे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 कहा है। अब इसके प्रमुख तथ्य हम देखते हैं। इस संविधान संशोधन के तहत में संविधान की प्रस्तावना में 3 चीजें जोड़ी गई। 3 चीज क्या क्या थी, एक समाजवादी, दूसरा धर्मनिरपेक्ष, और तीसरा एकता के स्थान पर एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, यानी स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया, और ये जो मौलिक कर्तव्य है ये हमारे रसिया यानी रूस के संविधान इससे दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य स्थितियों में मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन है 7.6, 7.4, 4.7 या 6.4। जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 7.4। अब हम रक्त के बारे में जानते हैं। रक्त एक क्षारीय विलयन है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। हम मानव रक्त के बारे में जानते हैं। मानव रक्त जो है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। ओके, मानव शरीर में रक्त की जो मात्रा है, यह शरीर के कुल भार का लगभग 7% होती है। 7% शरीर के कुल भार का। इसके अलावा हमारे रक्त का जो लाल रंग है वह हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही हमारे शरीर का जो रक्त है वह लाल रंग होता है। लाल होता है, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही हमारे शरीर का रक्त का जो रंग लाल होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न जो आपसी बल है इसको क्या कहा जाता है। आपसी बल को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है गुणन बल, गत्यात्मक बल, गुरुत्वाकर्षण बल या कोरियोलिस बल। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन डी, कोरियोलिस बल। अब हम कोरियोलिस बल के बारे में जानते हैं क्या है। कोरियोलिस बल एक प्रकार का आभासी बल है जो कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है।
कोरियोलिस बल के कारण ही अब हमारे जो उत्तरी गोलार्ध है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में वायु की गति की दिशा के दाईं ओर बल लगता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वायु की गति की दिशा के बाईं ओर बल लगता है। अब मौसम पर कोरियोलिस बल का क्या प्रभाव पड़ता है, अब हम ये जानेंगे। क्योंकि इस बल जो यह जो बल है ना, कोरियोलिस बल उष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी और उपद्रवी निम्न वायुदाब पेटी के निर्माण में सहायता करता है। इसके साथ ही यह जो बल है यानी कोरियोलिस बल दक्षिण पश्चिमी व्यापारिक कोने और मानसूनी कोनों के निर्माण में भी सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है, उन जीवों की परिघटना क्या है जिसमें मादा युग्मक बिना निषेचन के नए जीव बनाने के लिए विकसित होता है। ऑप्शन है युग्मक संलयन, जीनो, अनिषेक जनन, एक संबंध। उसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी, अनिषेक जनन। अब हम अनिषेक जनन के बारे में जानते क्या है। अनिषेक जनन एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है। ओके, इसमें मादा अंडे पुरुष युग्मक के द्वारा निषेचन के बिना ही खून का निर्माण होता है। इसमें इसके अलावा अनिषेक जनन किन किन जीवों में पाया जाता है, इनमें जैसे पिटिकल छिपकली मछलियां हैं और कुछ उभयचर जीव जिनमें भी अनिषेक जनन के माध्यम से संतान पैदा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है। ऑप्शन है 8.458 गुणे 10^22 किलोग्राम, 7.347 गुणे 10^22 किलोग्राम, 6.972 गुणे 10^24 किलोग्राम, 5.972 गुणे 10^24 किलोग्राम। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन डी, 5.972 गुणे 10^24 किलोग्राम। ये हमारी पृथ्वी है। अब हम पृथ्वी के बारे में जानते हैं कि पृथ्वी ये हमारा आघात की दृष्टि से पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। ओके, और जल की उपस्थिति के कारण ही हमारी जो पृथ्वी है इसको नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी नीला दिखाई देती है जल की उपस्थिति के कारण। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। हमारी पृथ्वी कैसी घूम रही है, पश्चिम से पूर्व दिशा में घूम रही है, पश्चिम से पूर्व दिशा में घूम रही है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर लगाते हुए पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, और यह जो घूर्णन होता है एक चक्कर पूरा करने में उसको अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लगता है। इसे ही पृथ्वी घूर्णन गति कहते हैं, या इसको दैनिक गति कहा जाता है, क्योंकि इसी से दिन रात की घटी होती है। वार्षिक गति या परिक्रमा गति क्या होता है, क्योंकि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमने के साथ ही वह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा भी करती है, और वह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड का समय लेती है। इसे ही वार्षिक गति कहा जाता है, और यह इसे परिक्रमा गति कहते हैं। इस वार्षिक गति के कारण ही हमारे ऋतुओं में परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है, घास का वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है एग्रोहिस्टोलॉजी, एग्रोनॉमी, एंथोलॉजी या फाइकोलॉजी। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए, एग्रोहिस्टोलॉजी इसे कहा जाता है। अब हम अन्य प्रमुख वैज्ञानिक अध्ययन के बारे में देखते हैं, प्रमुख महत्वपूर्ण तथ्य जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे है एस्ट्रोनॉमी। क्या होता है एस्ट्रोनॉमी, तो एस्ट्रोनॉमी एक खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने वाला जो विज्ञान है। जो कि एग्रोनॉमी ये क्या होता है, फसली पादपों का अध्ययन करने वाला, जिसमें कि फसली पादपों का अध्ययन किया जाता है। एथोलॉजी ये क्या है, इसमें पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी है, इसमें मुख्य रूप से शैवालों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, समय के संदर्भ में जीएमटी का अर्थ क्या होता है। अब हमको बताना है जीएमटी का अर्थ क्या है। ऑप्शन है जनरल मीडियम टाइम, ग्लोबल मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी, ग्रीनविच मीन टाइम इसको बोलते हैं। ये हमारा वर्ल्ड मैप है। ओके, अब हम इसमें देखते हैं ग्रीनविच मीन टाइम क्या होता है। तो जो ग्रीनविच मीन टाइम होता है ये, इसको हम प्रमुख मध्याह्न रेखा के समय को ही ग्रीनविच समय कहा जाता है। यानी जो प्रमुख मध्याह्न रेखा है इसका समय ही ग्रीनविच समय कहा जाता है। प्रमुख मध्याह्न रेखा ये अपना 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जो कि लंदन से गुजरती है, और इसको ही क्या माना गया है, विश्व का मानक समय माना गया है। जैसे ये अपना लंदन कहाँ है, ये हमारा लंदन है यहाँ पे, ब्रिटेन, ये ब्रिटेन यहाँ पे स्थित है, ये हमारा ब्रिटेन स्थित है यहाँ पे। और ये जो रेड लाइन दिया गया है यानी ये एक तरह से हमारा मानक समय है, जिसे 0 डिग्री देशांतर रेखा बोला जाता है। ये प्रध्यान मध्याह्न रेखा है, इसको ही 0 डिग्री देशांतर रेखा कहा गया। और ये कहाँ से, ये अपने लंदन से गुजरती है, ये लंदन यहाँ पर है, यहीं से गुजरती है। इसको ही विश्व का मानक समय माना गया है। ओके, आइए अब हम ग्रीनविच से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। ओके, कि भारत का जो मानक समय यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ये कहाँ से गुजरती है, इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है। यानी ये हमारा ग्रीनविच समय है, ये हमारा मानक समय रेखा माना गया। 82.5 डिग्री, ये डॉटेड लाइन जो है ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जो कि हमारा ये अपना उत्तर प्रदेश है। तो ये हमारा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के निकट यानी यहीं पर जो है स्थित है लखनऊ। यहाँ इलाहाबाद है, यहीं पर स्थित है लखनऊ के पास, यहाँ इलाहाबाद है। वहीं से मिर्जापुर से गुजरती है हमारी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। और ये कितने राज्य से होकर गुजरती है, ये गुजरती है अपना, एक अपना यूपी है, दूसरा अपना मध्य प्रदेश, तीसरा हो गया छत्तीसगढ़, उसके बाद है उड़ीसा, और पांचवा हो गया अपना आंध्र प्रदेश। देखा जाए तो 5 राज्य से गुजरती है।
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश क्रम से 5 राज्य से होकर गुजरती है अपने 82.5 डिग्री पूर्व दिशा रेखा। अब हम अगला, भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनिच समय से कितना 5.5 घंटा आगे है। भारत के मानक समय को ही इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी IST कहा जाता है। और ये जो डॉटेड लाइन है ये हमारी क्या है, कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री पूरी दिन 23.5 डिग्री पूरी अक्षांश रेखा। ये हमारी कर्क रेखा है। कर्क रेखा कितनी राज्यों से होकर गुजरती है, तो देखा जाए ये अपना गुजरात है, फिर अपना राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ हो गया, और ये अपना झारखंड है, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी कितने राज्य हो गए, गुजरात 1, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, पश्चिम बंगाल 6, त्रिपुरा हो गया 7 और मिजोरम 8। इससे टोटल 8 राज्यों से हमारी कर्क रेखा गुजरती है जिसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियॉन किसे कहा जाता है। ऑप्शन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों को ही न्यूक्लियॉन कहा जाता है। अब हम अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। भौतिक और रासायनिक विज्ञान में न्यूक्लियॉन परमाणु के नाभिक के निर्माण में एक प्रयुक्त कण होता है जिसे ही हम न्यूक्लियॉन कहा जाता है। प्रत्येक नाभिक में एक या एक से अधिक कण होते हैं और प्रत्येक नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो होता है चक्कर लगाते हैं। नाभिक में जो कण होते हैं इसको हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोलते हैं। ओके, और नाभिक के न्यूक्लियॉन की जो संख्या है परमाणु की द्रव्यमान संख्या यानी न्यूक्लियॉन संख्या को परिभाषित करती है। अगला क्वेश्चन है, अंगोरा अल्पाइन न्यूबियन निम्न में से किसकी नस्ल है। भेड़ की, बकरी की, भैंस की या मुर्गी की। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी, ये बकरी की नस्ल है। अब हम अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं जो एग्जाम में आते हैं, जैसे भैंस की नस्ल बताते हैं। भैंस की नस्ल कौन कौन सी है, जैसे मुर्रा, सुरती, जाफराबादी, गोदावरी और ये संभलपुरी, ये हमारी भैंस की नस्ल है। देखिए मुर्गी की नस्ल कौन कौन सी है, तो मुर्गी की नस्ल जैसे कड़कनाथ, स्वरनाथ, चीटागोंग, ये हमारी मुर्गी की नस्ल है। और गाय की प्रमुख नस्लें आप हम देखते हैं जैसे साहिवाल, साहिवाल है, मालवी है, थारपारकर है, हरियाणवी है और अंगूर, ये हमारी गाय की प्रमुख नस्ल है। अगला क्वेश्चन है, रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद, इनकी रचयिता कौन है। ऑप्शन है पुलकेशिन द्वितीय, हर्षवर्धन, अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी, हर्षवर्धन इसकी इनकी रचना की है, हर्षवर्धन है। अब हम अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं एग्जाम की दृष्टि से कि हर्षवर्धन के शासनकाल में ही चीनी यात्री हुएनसांग जो है भारत आया था। ओके, बाणभट्ट जो थे ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। अब बाणभट्ट की प्रमुख रचना में हर्षचरित और कादम्बरी, ये बाणभट्ट की प्रमुख रचना है। अगला क्वेश्चन है, इंडोनेशिया बैडमिंटन ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। ऑप्शन है रोहन बोपन्ना और दिविज शरण, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, आरोन जिया और सोई उई इक, विक्टर एक्सलेन और सोनवान। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने जीता है इंडोनेशिया बैडमिंटन ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब। अब हम इंडोनेशियन बैडमिंटन ओपन 2023 के बारे में जानते हैं। इसका जो आयोजन है इंडोनेशिया यानी कि राजधानी जकार्ता में इसका आयोजन किया गया। सात्विक साईराज और जो चिराग शेट्टी है इन्होंने फाइनल में मलेशियाई जोड़ी को हराकर ये खिताब जीता है। इसके साथ ही यानी इंडोनेशियाई बैडमिंटन ओपन का खिताब जीतने वाले ये भारत की पहली युवा टीम बन गई है। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी जो है भारत की पहली युवा टीम बन गई है जिन्होंने इंडोनेशियाई बैडमिंटन ओपन 2023 का खिताब जीता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के मूल कर्तव्यों को टेस्ट एड्रेस से लिए गए हैं। ऑप्शन है रूस, आयरलैंड, नीदरलैंड या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रूस, रशिया से। जो मूल कर्तव्य है ये हमारे रशिया से लिया गया है। अब हम मूल कर्तव्य के बारे में जानते हैं कि जो मूल कर्तव्य होते हैं मौलिक कर्तव्य, ये डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर ही 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया। संविधान के भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में लगभग 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, 11 हो गई है। जो 11वां मूल कर्तव्य है ये कौन सा है, इसे 46वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया है। और जो 11वां मूल कर्तव्य है इसमें 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है इसमें। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन है मणिपुर, नागालैंड, असम, मिजोरम। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी, नागालैंड में मनाया जाता है ना। अब हम हॉर्नबिल महोत्सव के बारे में जानते हैं। ये जो हॉर्नबिल महोत्सव है इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष नागालैंड में इसका आयोजन किया जाता है और ये नागालैंड की स्थापना दिवस 1 दिसंबर पर इसका आयोजन किया जाता है। इस महोत्सव को पहली बार कब वर्ष 2002 में मनाया गया था और ये 2002 2000 से इसकी शुरुआत हुई, वर्ष 2000 से इसकी शुरुआत हुई।
हार्निबल एक पक्षी है जो कि उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। भारत में इसे धनेश के नाम से भी जाना जाता है, इस पक्षी को। अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं कि अन्य प्रमुख राज्य हैं जिनमें और उनके महोत्सव के बारे में हम देखते हैं, जो कि सामने काफी आते हैं। राज्य और महोत्सव। असम का महोत्सव है वाचुंग फेस्टिवल, ये असम में मनाया जाता है। लोसांग फेस्टिवल है, ये सिक्किम में मनाया जाता है। हेमिस फेस्टिवल, लोसर फेस्टिवल, ये लद्दाख में मनाया जाता है। जबकि खजुराहो फेस्टिवल है, ये अपने मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। ओके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली है? ऑप्शन है घुमरा नृत्य, कथक, मणिपुरी नृत्य या भरतनाट्यम। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन डी, भरतनाट्यम जो है ये भारत की सबसे पुरानी भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। अब हम भरतनाट्यम के बारे में जानते हैं। भरतनाट्यम यह भारत की सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। इसकी उत्पत्ति कहाँ? तमिलनाडु में हुई है। ओके। यह शास्त्रीय नृत्य भरत मुनि की रचना नाट्य शास्त्र पर आधारित है। इसे अन्य शास्त्रीय जो नृत्य है इनकी जननी भी माना जाता है, यानी भरतनाट्यम से ही अन्य शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति हुई है। ओके। अब हम अन्य प्रमुख शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। आइए देखते हैं कुचिपुड़ी। ये शास्त्रीय नृत्य आंध्र प्रदेश का है। ठीक है। मोहिनीअट्टम और कथकली ये दोनों केरल के शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है। कथक ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी ओडिसी जो है ये उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य ये मणिपुर का है। वहीं सत्रिया जो है ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। इस तरह बेटा 8 हमारे यहाँ शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट में LBW का पूरा अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है लेग बियॉन्ड विकेट, लेग बिफोर विकेट, लेग ब्रेक विकेट या लेग बिटवीन विकेट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लेग बिफोर विकेट। ओके। अब हम क्रिकेट के बारे में जानते हैं। क्रिकेट का इस खेल का जो जन्मदाता है इंग्लैंड को माना जाता है, यानी क्रिकेट का प्रारंभ इंग्लैंड से हुआ है। अब मेरिल बॉल जो क्रिकेट क्लब है ये दुनिया का सबसे पुराना क्रिकेट क्लब है। ठीक। अब क्रिकेट की जो सर्वोच्च संस्था है वो ICC है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जिसको वो कहते हैं। अब इसका जो ICC का मुख्यालय है ये अपने दुबई में स्थित है। कहाँ? संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में स्थित है। अब हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं क्रिकेट से संबंधित, जैसे क्रिकेट की शब्दावलियां कौन कौन सी जो कि एग्जाम में बहुत ही आते हैं। क्रिकेट की कौन कौन सी शब्दावलियां हैं यूज होती हैं, जैसे अपना हो गया चाइना मैन है, हिट विकेट है, थ्रो है, स्ट्रोक शब्द है, गली शब्द है, हुक है, स्निप है, पॉपिंग क्रीज है, ये सभी जो है क्रिकेट की शब्दावलियां है। अब हम क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफियां देखते हैं कौन कौन सी ट्रॉफी, जैसे रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, नायडू ट्रॉफी, देवधा ट्रॉफी है। ये सभी क्रिकेट की प्रमुख ट्रॉफियां हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति बनने की अधिकतम आयु कितनी होती है? आयु सीमा कितनी है? ऑप्शन है 62 वर्ष, 65 वर्ष, 58 वर्ष या कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है। अब हम राष्ट्रपति से संबंधित तथ्य देखते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति बनने की जो न्यूनतम आयु है वो तो 35 वर्ष है। न्यूनतम आयु दिया है 35 वर्ष। ओके। 35 वर्ष जो है न्यूनतम आयु, जबकि अधिकतम आयु जो है ये निर्धारित नहीं की गई। सॉरी, अधिकतम यहाँ माह होगा, ये जो है यहाँ पे यह का नहीं, यहाँ माह होगा। अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं किया गया है, यानी कितनी भी अधिक आयु तक वो राष्ट्रपति बन सकते हैं, यानी मिनिमम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अब हम राष्ट्रपति के बारे में जानते हैं, क्योंकि अपने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान है। ओके। राष्ट्रपति जो है ये अपने देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति भारत का पहला नागरिक होता है, यानी प्रथम नागरिक होता है। और राष्ट्रपति संघ की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चवन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कटक, कोलकाता, रायपुर या मुंबई। इसका सही आंसर है कटक में स्थित है, ऑप्शन ए। अब हम राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान यह उड़ीसा के कटक में स्थित है। ओके। अब हम अन्य प्रमुख शोध संस्थान के बारे में जानते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ स्थित है? ये अपने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में स्थित है। और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान ये अपने आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में स्थित है। भाभा परमाणु जो अनुसंधान संस्थान केंद्र है ये अपना मुंबई के ट्राम्बे में स्थित है। इसके अलावा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये अपने हरियाणा के करनाल में स्थित है। ओके। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में आयोजित फर्स्ट जो महिला प्रीमियर लीग यानी WPL का खिताब किस टीम ने जीता है? ऑप्शन है मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और यूपी वॉरियर्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस ने जीता है, जो पहला महिला प्रीमियर लीग का खिताब है मुंबई इंडियंस ने जीता है। अब हम महिला प्रीमियर लीग के बारे में जानते हैं। जो महिला प्रीमियर लीग है यानी WPL, यह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI द्वारा इसका आयोजन किया गया था। और यह एक महिला फ्रेंचाइजी T20 क्रिकेट लीग है। यह पहली बार इसका आयोजन किया गया है। पिछले साल इसका आयोजन हुआ है, कब? 4 मार्च से 26 मार्च 2023 के बीच इसका आयोजन किया गया। ठीक। इसमें कुल 5 टीमों ने हिस्सा लिया था। कौन कौन से? दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात जायंट्स, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और यूपी वॉरियर। इस तरह ये 5 टीमें थी जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया था। अब ये पहला जो महिला प्रीमियर लीग यानी फर्स्ट
WPL है इसका जो खिताब है, किसने मुंबई इंडियंस ने जीता है, जबकि उपविजेता कौन था, दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स उपविजेता रही। अगला अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर यानी अस्थायी अध्यक्ष, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन है राज्यसभा अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष द्वारा। तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। अब हम लोकसभा के बारे में जानते हैं, क्योंकि लोकसभा का गठन से संबंधित प्रावधान है अपने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में किया गया है। ओके, लोकसभा जो है संसद का प्रथम सदन, या इसको निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, इसी कारण इसे जनता का सदन भी कहा जाता है, जनता का सदन। अब लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की जो न्यूनतम आयु है 25 वर्ष है। ओके, क्योंकि प्रधानमंत्री के परामर्श से जो राष्ट्रपति है लोकसभा को समय से पहले ही भंग कर सकता है, इसलिए जो लोकसभा है इसको अस्थायी सदन भी कहा जाता है। मुझे उम्मीद है दोस्तों हमारी ये एमसीक्यू की सीरीज आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल होगी। हमारी आरपीएफ एमसीक्यू की अगली सीरीज देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।